हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। जैसे कि आज के वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। यस, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कूलम्स लॉ को। क्या देखेंगे आज हम? हिस्ट्री सीखेंगे कि कूलम्स लॉ बना कैसे। ठीक है, तो एक्चुअली देखो, कूलम लॉ पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये सारी होड़ शुरू कहां से हुई, कि हमें चार्ज के बारे में पता करना है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है हमें उसके बारे में पता करना है। तो ये जो होड़ है वो कहां से शुरू हुई? हम चलते हैं बहुत ही पुराने टाइम में, बहुत 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 पुराने टाइम में। ये बात है एंशियंट टाइम की। एंशियंट टाइम में भी किस रीजन की बात कर रहे हैं हम? मेडिटेरियन रीजन की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे मेडिटेरियन रीजन कौन सा? मेडिटेरियन रीजन आज के टाइम से आप अज्यूम कर सकते हैं अराउंड अराउंड नॉर्थ साउथ अफ्रीका, या फिर हम बोल सकते हैं साउदर्न यूरोप। अगर और अच्छे से समझना है, एशिया के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं वेस्टर्न एशिया वाला जो रीजन था, मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं उसको। तो एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा था, एक बार हुआ क्या, किसी ने एक एम्बर नाम का मटेरियल होता है। ठीक है, एम्बर कुछ नहीं होता, जैसे पेड़ क्या करता है, वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है जिसको रेजिन बोलते हैं। तो एम्बर भी एक तरीके से येलोइश या गोल्डन टेक्सचर का एक रेजिन है। वो लोग उसको यूज करते थे। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक बार किसी ने क्या करा, अपनी बिल्ली के ऊपर उस एम्बर के टुकड़े को रब करा। क्या करा? उस एम्बर के टुकड़े को रब करा। जब उसने अपने कैट के फर के अगेंस्ट उस एम्बर के टुकड़े को रब करा, तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि वो जो एम्बर का टुकड़ा था ना, उसने क्या कर दिया, जो फर पड़े हुए थे हाथ में, मतलब हाथ में क्या मतलब थोड़े फर टूटे होंगे, तो जो बिल्ली के फर थे, उनके कैट के फर थे, उसने क्या कर दिया, उन फर को अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? उनको अट्रैक्ट कर लिया। और देखो, पुराने टाइम पे ना लोग एब्जॉर्व करते थे। एब्जॉर्व बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व, सॉरी गलती बोल दिया मैंने। क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे चीजों को। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमने ऐसा तो कुछ लगाया नहीं कि भाई चिपक गया जाकर। हो ये रहा था कि जो एम्बर का टुकड़ा था वो फर को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो देखो, रब करा था ना इनिशियली उसने, तो एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रिक्शन की वजह से वो जो एम्बर का टुकड़ा था उस पे क्या डेवलप हो गया था, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया था। तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी लोगों ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत पहले एक थेल्स नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? थेल्स नाम के व्यक्ति। उन्होंने सबसे पहले एक रिटन डिस्क्रिप्शन दिया था, किसके बारे में? स्टैटिक चार्ज के बारे में, जो कि किस पे डेवलप हुआ था, हमारे एम्बर के टुकड़े पे डेवलप हुआ था। अब एक्चुअली हुआ ये, जिस टाइम पर ये जो फोर्स डेवलप हुआ था ना स्टैटिक चार्ज की वजह से, जो एम्बर था वो कैट के फर को क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उसी टाइम पे कहीं ना कहीं एक और चीज की डिस्कवरी होती है। एक पत्थर की डिस्कवरी होती है जो कि मिनरल को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था नेचुरली। क्या कर रहा था? कुछ मिनरल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो लोगों ने दोनों को कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में वो एक मैग्नेट थी, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट थी, जो कि क्या कर रही थी, मेटल्स को क्या कर रही थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। बट देखो, उस टाइम पे ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, और लोग इन सब चीजों को ना पहली बार ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर एब्जॉर्ब बोल रहा हूँ, मुंह से निकल रहा है बार बार। तो पहली बार लोग क्या कर रहे थे, दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो देखो, दोनों चीजें लोगों को ना सेम सेम लगी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी है नहीं, सिर्फ आंखों से देख के पता करना है। तो लोगों को लगा कि मान लो अगर मैग्नेट किसी चीज को, मैग्नेट तो नहीं, लोगों को लगा कोई सब्सटेंस है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज को। और जो दूसरा एम्बर का टुकड़ा था वो भी अट्रैक्ट कर रहा था किसी न किसी चीज को। फर को अट्रैक्ट करा उसने, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करा। तो वो दोनों ने ना, मतलब लोगों ने क्या करा, दोनों को कंफ्यूज कर दिया आपस में। लोगों को लगा कि दोनों सेम ही चीज है, ऐसा कुछ लगने लगा था उस टाइम पर। और ऐसा बहुत टाइम तक लगा लोगों को। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, थोड़ी डिस्कवरी हुई, ठीक है, मैग्नेट के बारे में हम और ज्यादा चीजें जान पाए, ठीक है, फिर धीमे धीमे करके दोनों को हमने अलग करना स्टार्ट करा। बट स्टिल देयर इज सम कंफ्यूजन। तो 1600 में पहली बार एक इंग्लिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? विलियम गिलबर्ट। वो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पर और मैग्नेटिज्म पे। जो भी अभी तक हम डिफरेंशिएट करके करते आ रहे थे, मैग्नेट के बारे में अलग पढ़ रहे थे, डिस्कवरी हो रही थी नई नई, उनको वो स्टडी कर रहे थे। तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और मैग्नेट के बारे में। तो इन्होंने पहली बार इस चीज को डिफरेंशिएट करा था। जो मैग्नेट वाला इफेक्ट था ना, उसको हम बोलते थे लोड स्टोन इफेक्ट।
इस लोडस्टोन इफेक्ट को स्टैटिक चार्ज की थ्योरी से किसने अलग करा था? विलियम गिलबर्ट ने 1600 में पहली बार अलग करा था। अब जैसी ये थ्योरी आई कि हाँ भाई ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, यानी कि मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी अलग है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या है? एकदम अलग है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ना इसके बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि जब भी हम दो चार्ज को दूर लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? दूर लेके जाते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फोर्स कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर किसी ने इसका लिंक जोड़ दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से कि हाँ भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में भी तो ऐसे ही होता था। अगर मैं दो मास को दूर लेके जाऊंगा तो दोनों के बीच का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लोगों ने जोड़ा इनवर्स स्क्वायर लॉ से इस चीज को, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में क्या लगता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या चीज है? कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो उसका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा, यानी कि कम होता जाएगा अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो। और ऐसे ही कुछ सेम रिलेशन हमें किस में दिख रहा था? इलेक्ट्रिक फोर्स में दिख रहा था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। एक साइंटिस्ट थे जो कि उस टाइम के फेमस साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजी वाले हैं, उन्होंने नाम सुना भी होगा उनका। वो साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो, यहाँ पर प्रिस्टली नाम था उनका, जोसेफ प्रिस्टली। उन्होंने क्या करा? स्फेयर लिए, कंडक्टिंग स्फेयर, उस पर चार्ज को रखा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो उनके एक्सपेरिमेंट से भी हमें यही चीज पता लगती है कि जब हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं दो चार्ज के बीच में, तो जो उसका फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये इन्होंने डिस्कवरी करी थी, या एक्सपेरिमेंट करा था, डिस्कवरी तो नहीं, एक्सपेरिमेंट जो करा था वो उन्होंने करा था अराउंड अराउंड लेट्स से 1767 के अराउंड करा था। कब करा था? 1767 के अराउंड करा था। बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ, बहुत सारा काम हुआ, बट जो हमें दिखा रिजल्ट अच्छे से, वो किस में दिखा था? जोसेफ प्रिस्टली में दिखा। वो कब दिखा? में 1767 में। तो अराउंड 1770s तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये चीज पता कर ली थी कि हाँ भाई इसका भी वैसे रिलेशन है। अगर मैं दो चार्ज को दूर लेके जाऊंगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा रिलेशन निकल के आ रहा था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन भी करी अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। तो किसी का 2 से थोड़ा सा ज्यादा, किसी का 2 से थोड़ा सा कम, कोई भी एक्चुअल प्रूफ बता नहीं पा रहा था। इवन कुछ साइंटिस्ट ने चार्ज के बारे में बता दिया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यानी कि जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस होता है। जो भी चार्ज पे फोर्स लग रहा है उन्हीं के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें होना स्टार्ट हो गई थी अर्ली 1770s में। बट कोई भी ना एक्चुअल प्रूफ नहीं दे पा रहा था, या फिर एक्चुअल फॉर्मूला नहीं दे पा रहा था किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स का। तो फाइनली एक साइंटिस्ट आते हैं 1785 में, और ये जो साइंटिस्ट थे ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। क्या थे ये? फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। और इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन दी कुलम। क्या नाम था इनका? चार्ल्स ऑगस्टिन दी कुलम। ये जो थे ये भी बहुत लंबे समय से इस पे स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पे और मैग्नेटिज्म पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने फाइनली एक प्रूफ दिया और इन्होंने हमें फाइनली बताया कि एक्चुअली में दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए यहां पर एक आपका चार्ज रखा है Q1। क्या चार्ज रखा है आपका? Q1। और इधर एक चार्ज रखा है आपका Q2। मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। मान लीजिए इसके बीच में डिस्टेंस R है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ बोथ द चार्जेस आएगा। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस आएगा, ऐसा उन्होंने बोला था बाय लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस होगा। एंड जो इनके बीच का फोर्स होता है ना, वो एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला निकाल के दिया ना, वो किसने दिया था? हमारे कुलम भाई साहब ने दिया था। और कब दिया था? 1785 में दिया था। कब दिया था? 1785 में दिया था। तो इन्होंने एक्चुअल फॉर्मूला निकाला F इक्वल्स टू, अब देखिए जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया F इक्वल्स टू में K Q1 Q2
अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आता है किसी भी दो चार्जेस के बीच के फोर्स का, और ये हमें किसने बताया था? कूलम्ब भाई साहब ने बताया था। इस के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो आपको शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा अब कूलम्ब भाई साहब की स्टोरी में। कूलम्ब भाई साहब की भी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, ये भी बहुत लंबे टाइम से स्टडी कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म इन्होंने झेला, और तब जाके इन्होंने इतना अच्छा एक फॉर्मूला निकाल पाए ये फाइनली। जब इतने सारे साइंटिस्ट लगे थे और इतने सारे साइंटिस्ट नहीं दे पाए फॉर्मूला, तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी उसकी। इन्होंने एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया हमें दो चार्जेस के बीच के फोर्स का, जो कि आज तक सही है। तो जो कूलम्ब लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसको प्रूफ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो हिस्ट्री थी कूलम्ब लॉ के बारे में ये अच्छी लगी होगी, और ज्यादा क्यूरियस हुए होगे आप किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कूलम्ब लॉ के बारे में जानने के लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो एक डिटेल वीडियो रहने वाली है कूलम्ब लॉ के बारे में, और हम उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कूलम्ब लॉ के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।